हेलो नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो सेशन में अपन बात करेंगे आपके वीएमओयू या ऐसे कहूँ कि आपकी मत्स्य यूनिवर्सिटी या आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी या ऐसे कहें कि जो भी सभी यूनिवर्सिटीज़ हैं उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, बीए फर्स्ट ईयर में आपका जो भारत का इतिहास चलता है उसके बारे में अपन बातें करेंगे साथियों। आपके एग्जाम से जो बिल्कुल सर पर आ चुके हैं तो साथियों उससे रिलेटेड अपडेट्स हैं, उससे रिलेटेड आपका जो शॉर्ट रिविजन है या ऐसे कहें कि जो कि आपका मैराथन है, जो भी आपको समझना है मतलब वो सब कुछ समझ लीजिएगा। ठीक है साथियों, ये पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद में पार्ट टू आएगा, एक पार्ट थ्री आएगा। ठीक है, उसके अंदर इस भारत के इतिहास को समाप्त कर देंगे। ठीक है साथियों, आपने बहुत ज़्यादा कमेंट किया था तो उसी को सुनवाई करते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि साथियों अभी फिलहाल के लिए मैं कहीं बिजी था तो इस वजह से स्लाइड तो इसमें बन नहीं पाई है, लेकिन मैंने उठाया बेसिक सीरीज से क्योंकि पहले बता देना सही होता है। ठीक है साथियों, इसमें होने वाला है साथियों आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे जो कि भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत से लेकर के गुप्त साम्राज्य तक अपन इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, इसमें 200 से ज़्यादा आपके जो अति लघुतरात्मक जो प्रश्न होते हैं, ठीक है, वो होने वाले हैं, महत्वपूर्ण होंगे, जो कि प्रीवियस ईयर है। उसके साथ में साथियों उसकी जो एक्सप्लेनेशन है यानी कि उसकी जो व्याख्या होगी उसको भी साथ साथ देखते चलेंगे। ठीक है साथियों, तो ये सीरीज बेस पे होने वाला है। ठीक है, इसमें स्लाइड बनाने का टाइम मिला नहीं, इस वजह से मैं आपको ओनली फॉर सीधा सीरीज के माध्यम से लेके चलता हूँ। ठीक है साथियों, आपको ओनली फॉर वीडियो को एंड तक वॉच करना है क्योंकि इसके अंदर 200 से प्लस आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, वो आपको बाकायदा उनकी सन वगैरह आपको आगे देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो बगैर देर की इस वीडियो की सीधी शुरुआत करते हैं। सीधी बात, नो बकवास में आपका स्वागत है। ठीक है, पहला पार्ट है इससे रिलेटेड जो भी, यानी कि मान लीजिए आपको स्पेसिफिक तैयारी करनी हो तो साथियों आपको मैं बता देना चाहता हूं। क्या बता देना चाहता हूं तो ये है साथियों कि यानी कि आपकी जो दो वीडियोस हैं जो ऑलरेडी मैंने बना रखी हैं, आपको उनको जाकर के चेकआउट कर लेना है, क्योंकि साथियों वहां पे आपको सबसे बड़ी चीज एक देखने को मिलेगी। वो सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज़ ये है साथियों, यानी कि उसमें मैंने जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको कवर अप किया है। ठीक है, अब बात करेंगे साथियों यहाँ पे आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं या ऐसे कहें कि अति लघुतरात्मक जो प्रश्न होने वाले हैं उनके बारे में। ठीक है, तो जिसमें पहला आ रहा है भारत का इतिहास, यानी कि भारत के इतिहास के प्रमुख स्रोत। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे और गुप्त साम्राज्य तक के लिए लेके चलेंगे। ठीक है, आपको ओनली फॉर वीडियो को एंड तक वॉच करना है। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम पे विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ में जरूर बता देना है, उनको शेयर कर देना है। बात करेंगे कि सर सीरीज तो हम खुद भी पढ़ लेंगे, आपके पास में देखने से क्या फ़ायदा होगा? तो देखने से फ़ायदा ये होगा झंडू आदमी कि कोई भी काम करता रहिए जैसे साथ में और बैकग्राउंड में इसको बजा लियो। ठीक है, तो बैकग्राउंड में बजाने से क्या है कि आवाज़ आपको सुनाई देती रहेगी, उसके माध्यम से आपका जो भी मतलब कि ये सिलेबस का या ऐसे कहूँ कि आपका जो रिविजन है वो क्लियर अप हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 144 पे आपको इसको चलाना है, उसके बाद में इसको आपको सुनते रहना है। ठीक है, तो शुरू कर लें। तो ठीक है, बगैर देर की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत के इतिहास के मुख्य स्रोत से शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, मैं फटाफट से रिवीजन कर रहा तो चलता रहूंगा, मैं इसको बोलता रहूंगा, आपको इसको सुनना है। ठीक है, अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको देखना चाहते हैं तो देख भी सकते हैं। ठीक है, कोई मनाही नहीं है, जैसे आपकी चॉइस है उसके माध्यम से। पहला प्रश्न आता है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, जो कि शेखावाटी यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा गया था। आप देख सकते हैं 2019 2018 में ब्रज के द्वारा, राजस्थान में 2018 के द्वारा। ठीक है, ये आगे जो सन लिखे हुए हैं इनको मैं अब आगे बोलूंगा नहीं, यानी कि कौन कौन से सन में ये है। ठीक है, मैं ओनली फॉर क्वेश्चन बोलूंगा, उसका आंसर बोलूंगा, ना कि सीरियल नंबर। ठीक है, आपको ओनली फॉर सुनते रहना है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में पुरातत्व संबंधी सामग्री बहुत बड़ी उपयोगी है। पुरातत्व सामग्री को 6 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, जिसमें से अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मुहरे, कलाकृतियां और मिट्टी के बर्तन, उपकरण आदि शामिल है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है 4 यूनानी लेखकों के नाम बताइए जिनमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें से हैं मेगस्थनीज, स्ट्रैबो और पेट्रोक्लीज एरियन। ठीक है, थर्ड आ रहा है शिलप्पदिकारम। ठीक है, शिलप्पदिकारम तमिल साहित्य का एक श्रेष्ठ महाकाव्य है, इसे तमिल राष्ट्रीय काव्य माना गया है। कोच्चि निवासी कवि राजकुमार को इसका रचयिता माना जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है युग स्तंभ। युग का अर्थ है वह स्तंभ जो किसी विजय अथवा कीर्ति आदि की स्मृति में बनाया गया हो। कल्हण कौन था? इसकी उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसके बारे में पहले वीडियो में बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बनाया हुआ है स्लाइड के माध्यम से भी। ठीक है, तो वहाँ पे आप उनको विजिट कर सकते हैं और उसके लिंक, यानी कि इसके जो पहला पार्ट होगा, इसका दूसरा होगा, थर्ड होगा, जो भी होगा वो सारे के सारे लिंक आपको देखने को मिलेंगे इसके बाद में प्ले लिस्ट के माध्यम से। ठीक है, और अपन फिलहाल के लिए बात करते हैं शॉर्ट के बारे में। ठीक है, कल्हण कौन था? कल्हण कश्मीरी इतिहासकार तथा विश्व विख्यात ग्रंथ राजतरंगिनी 1148 से 1150 ईस्वी के रचयिता थे। ठीक है, परखम यक्ष। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के कुछ दूर परखम ग्राम में यक्ष की एक विशालकाय मूर्ति प्राप्त हुई थी। अब यह मथुरा संग्रहालय में है। क्या है? परखम।
प्रश्न नंबर 7 आ रहा है कौटिल्य, ठीक है। कौटिल्य मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री यानी कि पीएम था और उसका गुरु था, ठीक है। उसने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी। और स्रोत इतिहास लिखने में कैसे सहायक होते हैं, कतिपय उदाहरण दीजिए, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से समुद्रगुप्त की विजयों, चारित्रिक विशेषताओं तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक अवस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अल-ब्रूनी ने किस ग्रंथ की रचना की, ठीक है। अल-ब्रूनी एक फारसी विद्वान था या एक लेखक था, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक था। उसने भारत में रहकर भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया तथा तहकीक ए हिंद नामक ग्रंथ लिखा था। क्लियर हुआ फंडामेंटल। चलिएगा नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या आ रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, मिलिंद पन्हो, ठीक है, की रचना नागसेन ने की। बौद्ध साहित्य एवं दर्शन तथा यवन शासक मिनांडर को जानने की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है, या ऐसे कहूँ कि प्रश्न नंबर 11 है, हसन निजामी ने किस पुस्तक की रचना की, तो वो की थी ताजुल मासिर की, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 आने वाला है, पृथ्वीराज रासो के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है साथियों। आपको इसको बहुत ज़्यादा बार देख लेना है, क्योंकि साथियों बात ये है, ये वाला है जो काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो के बारे में, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्र प्रदाई थे। इस ग्रंथ से अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान की विजयों, उसकी चारित्रिक विशेषताओं, मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज के बीच हुए युद्धों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 देखने को मिल रहा है साथियों हमें, वो क्या है, बिजोलिया शिलालेख का क्या महत्व है, ठीक है। बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी से, या ऐसे कहें कि ईस्वी में सांभर तथा अजमेर के चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसमें या इससे 12वीं शताब्दी के राजस्थान की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। प्रश्न नंबर 14 आ रहा है, त्रिपिटक के नाम व उनके विषय के बारे में बताइए, या ऐसे कहें कि त्रिपिटक के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, ठीक है, प्रमुख ग्रंथ है। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश 3 साहित्य खंडों में संकलित हैं। यथावत यानी कि ऐसे कहें कि उनका जो वर्णन है वो इस प्रकार से है, वो कैसे है, विनय पिटक बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के संज्ञा एवं दैनिक जीवन से संबंधित आचार विचार। सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध के उपदेश, सिद्धांत, कथानक आदि, ठीक है। अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों एवं दर्शन की उच्च स्तर की विवेचना, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 आ रहा है, संगम साहित्य क्या है, या ऐसे कहें कि दक्षिण भारत का प्राचीन तमिल संगम साहित्य ईसा की प्रथम 3 शताब्दियों में रखा जाता है, यानी कि उसमें इसको बांटा जाता है, ठीक है। संगम साहित्य से हमें दक्षिण भारत के प्राचीन राजवंशों चेर, चोल और पांड्य तथा तत्कालीन सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। प्रश्न नंबर 16 आ रहा है साथियों, अभिलेख के किन्हीं 4 वर्ग, या ऐसे कहें कि उसके जो टाइप्स हैं उनका आपको नामोल्लेख करना है, यानी कि उनके जो प्रकार हैं उनको आपको बताना है, ठीक है। अभिलेखों के 4 वर्ग हैं, पहला है गुहालेख, दूसरा है शिलालेख, तीसरा है स्तंभलेख, चौथा है ताम्रलेख, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 आ रहा है साथियों, इंडिका किसने लिखी, यानी कि इंडिका जो बुक थी वो किसने लिखी, ठीक है। इंडिका नामक पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने की थी, ठीक है। ये यानी कि राजस्थान में 2002 में पूछा गया था, और एनसी यानी कि नेशनल काउंसिल के द्वारा 2012 के अंतर्गत पूछा गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 आ रहा है साथियों, वेद कितने हैं, इनके नाम लिखिए, ठीक है। वेद आप सभी सिंपली से जानते हैं साथियों, वेद 4 हैं, ठीक है। लेकिन पंचम वेद भी माना गया है, लेकिन बात यह है अक्सर अपन बातें करते हैं 4 के बारे में, 4 जो मुख्यतः हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। या ऐसे कहें कि वेद के 4 भाग बताइए, ठीक है। वेद के 4 भाग हैं साथियों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद, ठीक है। वेद किसे कहते हैं, इनका ऐतिहासिक महत्व क्या है वो आपको बताना है। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, यानी कि वेद का मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है, ठीक है। इनमें आर्य जाति का प्राचीनतम ज्ञान सुरक्षित है। वेदों में हमें प्राचीन आर्यों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। पंचम वेद किसे माना जाता है, जैसे आपको पहले बताया था मैंने, यानी कि 4 हैं, वैसे माना जाता है 5, ठीक है। 5वां कौन सा है, महाभारत को माना जाता है, ठीक है। उसमें इसी के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की थी। प्रश्न नंबर 21 आ रहा है, उपनिषद शब्द का अर्थ बताइए, यानी कि जो उपनिषद होता है उसका आपको मीन्स बताना है, उसका मीनिंग बताना है। कोई 2 उपनिषदों के नाम भी लिखने हैं, या ऐसे कहें कि कितने उपनिषद हैं, कोई 4 के नाम बता दो, ठीक है। उपनिषद का अर्थ है अध्यात्म विद्या अथवा ब्रह्म विद्या, ठीक है। उपनिषदों में हमें आर्यों के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। प्रमुख उपनिषदों के नाम इस प्रकार से हैं, या ऐसे कहें कि इस टाइप से हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरेय, श्वेताश्वर, छंदोग्य, बृहदारण्यक, कौशिक, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरेय, श्वेताश्वर, छांदोग्य, बृहदारण्यक तथा कौशिक।
क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ रहा है वेदांग किसे कहते हैं, ये कितने हैं, इनके नाम बताने हैं आपको। वेदांग कितने होते हैं, किन्हीं चार के नाम बता दो। ठीक है, आपको इसको भी ध्यान रखना क्योंकि वेदांग से रिलेटेड आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, वेदांग को ठीक से समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई है उन्हें वेदांग कहते हैं। ठीक है, वेदांग 6 हैं। कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद, छठा है ज्योतिषी। क्लियर हुआ फंडामेंटल। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी। क्लियर, या से कहें कि ज्योतिष। नेक्स्ट आ रहा है प्रश्न नंबर 23, या से कहें कि क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, हर्षचरित के रचयिता कौन थे, इसके ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालिए। हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट थे। इस ग्रंथ से हर्षवर्धन के जीवन के चरित्र तथा हर्षकालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? हर्षचरित से रिलेटेड, यानी कि उसके किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है राजतरंगिणी का लेखक कौन था, इसकी क्या महत्ता है, या ऐसे कहें कि कलहन की राजतरंगिणी है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में आपको कुछ बताना है। ठीक है साथियों, तो कलहन की राजतरंगिणी से रिलेटेड अब अपन बातें करते हैं। राजतरंगिणी के रचयिता कलहन थे। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, या ऐसे कहें कि जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। इस ग्रंथ में प्राचीन काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक का कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। इससे कश्मीर के अतिरिक्त भारत के अन्य भागों की घटनाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 25, यानी कि इंडिका। इंडिका नामक ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था तथा तत्कालीन सामाजिक अवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आता है अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? कौटिल्य, जिसे हम विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। यानी कि विष्णुगुप्त ही था, या ऐसे कहें कि चाणक्य ही था, या ऐसे कहें कि कौटिल्य ही था। ठीक है, उसने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब उसके बारे में बातें करते हैं। कौटिल्य कृत, यानी कि उसकी ऐसे कहें कि उसका काव्य, या ऐसे कहें कि उसकी रची हुई, ठीक है, क्या? अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन शासन व्यवस्था, यानी कि मौर्यों के टाइम की जो शासन व्यवस्था थी, यानी कि उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव, या ऐसे कहें कि उनका जो प्रशासन था वो किस टाइप का था। ठीक है, सामाजिक अवस्था, यानी कि उनकी जो कल्चरल एक्टिविटीज, ऐसे कहें कि उनका जो सोशलिज्म था वो। आर्थिक अवस्था, इकोनॉमिकली जो उनका लेवल था वो, उसके बारे में जानकारी मिलती है। इस पुस्तक को 15 भागों और 180 उपभागों, यानी कि सब डिवीजन, ठीक है ना, सब पार्ट्स में बांटा गया है। इसमें लगभग 6000 श्लोक हैं। यह भारत का ही नहीं विश्व का एक महान ग्रंथ है, क्योंकि यार आप सभी जानते हैं 6000 श्लोक किस में देखने को मिलते हैं यार, बहुत बड़ा होता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, आहत मुद्राएं। ठीक है, इसके बारे में बताते हैं। आहत मुद्राएं भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। ये अधिकांशतः चांदी के टुकड़े हैं जिन पर विविध आकृतियां उत्कीर्ण हैं, इन पर लेख नहीं है। ठीक है, यह हुआ हमारा भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत थे वहां तक का। दूसरा आता है, इसमें अधिक लघुतरात्मक जो प्रश्न होने वाले हैं किसके हैं? दूसरे लेसन के। ठीक है, भारत की प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियों का संक्षिप्त सर्वेक्षण। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे प्राग ऐतिहासिक, या ऐसे कहें कि प्राग इतिहास किसे कहते हैं। ठीक है, मानव के प्रादुर्भाव से होकर जब से उसने पढ़ने लिखने का ज्ञान प्राप्त किया है तब तक के क्रियाकलाप को प्रागैतिहासिक कहते हैं। ठीक है, कब से? मतलब पहले वो वैसे घूमता फिरता था जैसे जंगल में, उसके बाद में जब से उसने एजुकेशन पॉलिसी अपनाई है तब तक का जो उसका जो विकास है, ठीक है, उसका जो क्रियाकलाप है, ऐसे कहें कि उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उसी को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 30, शैल कला। पाषाण काल में प्राचीन मनुष्य कंदराओं में रहते थे। उन्होंने इन्हीं कंदराओं को अपना आवास बनाया। इन कंदराओं में उनके द्वारा अंकित किए गए चित्र मिले हैं। इन चित्रों को शैल कला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शैल कला क्लियर हो गया। पाषाण काल में, यानी कि प्राचीन टाइम में, या ऐसे कहें कि पुराने टाइम में जो आदमी था वो कहाँ रहता था? गुफाओं में रहता था। ठीक है, गुफाओं में रह गया। उसके बाद में उसने क्या किया? गुफाओं में अपना घर वगैरह बना लिया, और उसके बाद में जो उसने मतलब कि उसमें जो भी प्रिंट किया, या ऐसे कहें कि उसने जो भी डिजाइन बनी, ठीक है, उसी को क्या कहा गया? शैल कला कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, नवपाषाण युगीन पुरास्थलों के नाम लिखिए। नवपाषाण युगीन पुरास्थल ये हैं पश्चिमी भाग में क्वेटा तथा जाब घाटियों में, बुर्जोहोम तथा गुफ कराल कश्मीर में, महनगंडा, चौपानी मांडो, चिरांद बिहार दक्षिणी भारत में हैं। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्रागैतिहासिक के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है, शेखावटी आंसर 2017 में पूछा गया था, जो कि मानव के प्रादुर्भाव से प्रारंभ होकर जब से उसने पढ़ने लिखने का ज्ञान प्राप्त किया है तब तक के क्रियाकलाप को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जो कि पहले भी पूछा गया था। ठीक है ना, ये प्रागैतिहासिक है, यहाँ पे भी है, और इससे पहले भी अपन ने डेफिनेशन वगैरह में इसको देखा था। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट की ओर अपन बातें कर लें। नेक्स्ट आ रहा साथियों, मध्य पाषाण काल के 4 उपकरणों के नाम बताइए। तो 4 उपकरण आपको भली प्रकार से दिख रहे होंगे: ब्लेड, पॉइंटर, स्क्रैपर, इनग्रेवर, ट्रायंगल, कंस्ट्रेंट,
ट्रैपेज मध्य पाषाण कालीन के जो ये क्या थे, ये थे साथियों आपके जो प्रमुख ऐसे कहें कि औजार वगैरह कह दीजिए, आप यंत्र कह दीजिए, जो भी हैं वो थे। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है इसी क्रम में, भीमबेटका किस संदर्भ में विख्यात है। ठीक है, तो भीमबेटका चित्रकला के संदर्भ में विख्यात है, मतलब प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ की गुफाएं विभिन्न प्रकार के सुंदर चित्रों से सुसज्जित थी। ये चित्र मानव जीवन के प्राय सभी पक्षों की ओर प्रकट करते हैं। ठीक है साथियों, एक और बात बता देना चाहता हूँ, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो 0.75 है ना, उस पर आप प्ले कर लीजिएगा इसको, या ऐसे कहूँ कि अगर किसी को कम लग रही है तो इसको बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक बार में समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं है, वीडियो को दोबारा से फिर से वॉच कर लीजिएगा, पूरा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं लेसन नंबर 3 के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता क्या कहती है साथियों, बोस्त्रोफेदन क्या है। ठीक है, बोस्त्रोफेदन यानी कि विद्वानों के अनुसार सिंधी लिपि पहली पंक्ति में दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। कहने का मतलब, अब तो अपन ऐसे लिखते हैं और पहले लिखा जाता था ऐसे उल्टा। ठीक है, तो हो गया फंडामेंटल क्लियर, इसे बोस्त्रोफेदन कहते हैं। ठीक है, चनहुद्रो क्यों प्रसिद्ध है या फेमस है। ठीक है, तो साथियों यह मोहनजोदड़ो जैसे अन्य हड़प्पा स्थलों की तुलना में एक छोटी बस्ती है। यह मोहनजोदड़ो के लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह स्थल लगभग विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित है, जिसमें मकानों, सेल निर्माण, धातु कर्म, मुहर निर्माण आदि के अवशेष मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है इसी क्रम में धोलावीरा। यह से कहें कि धोलावीरा पुरातन स्थल किस सभ्यता से संबंधित है और यह कहाँ स्थित है। ठीक है, धोलावीरा सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंधित है और गुजरात के कच्छ जिले में मचाऊ तालुका में स्थित है। ठीक है, जिसका अक्सर आपने देखा होगा ना, जैक एंड जोन्स, काफ़ी लोग टी शर्ट पे पहन के घूमते हैं, उसका मतलब यही होता है। जैक एंड जोन्स का मतलब वहाँ पे जो गधे और गधियाँ होती है ना, गधे को जैक बोला जाता है और गधी को जोन्स बोला जाता है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ से अनेक जलाशय, एक विशाल स्टेडियम, प्राचीर द्वार, पाषाण स्तंभ आदि मिले हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 39, या ऐसे कहें कि आपका 39, किन्हीं दो राष्ट्रों के नाम लिखिए जिनसे सिंधु घाटी के निवासियों का व्यापार संबंध था। ठीक है, ऐसे कहें कि व्यापारिक संबंध था। ठीक है, कहने का मतलब बिजनेस रिलेशन था। सुमेरिया और ईरान। क्वेश्चन नंबर 40 आ रहा है, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का है। ठीक है, वो आपको बताना है, वो कैसा था, त्रिभुज आकार का। इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा संस्कृति के काल में दो प्रमुख व्यापारिक केंद्रों के नाम लिखिए। ठीक है, पहला क्या है, सुमेर और दूसरा मिस्र। और 42 नंबर आ रहा है, कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या है। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है साथियों, काली का मतलब तो होता है ब्लैक का। ठीक है, और बात आती है, या ऐसे कहें कि मिट्टी से रिलेटेड। ठीक है, दूसरा आता है कि वैसा बंगा का मतलब हो गया चूड़ी से रिलेटेड। ठीक है, वो उसका मतलब था। राजस्थान में उत्खनित दो सैंधव पुरास्थलों के नाम लिखिए। तो पहला है कालीबंगा, दूसरा है आहड़। और मुर्दों का टीला किस स्थल को कहा जाता है। इतिहास में प्राचीन सभ्यताओं में हड़प्पा सभ्यता प्रमुख थी, यानी कि सबसे मेन, या ऐसे कहें कि जो फेमस चीज़ मानी जाती है वो हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है। ठीक है, प्राचीन इतिहास के रिलेटेड या सभ्यता से रिलेटेड। इस सभ्यता में दो प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए जैसे अपन तो बोलते हैं मोहनजोदड़ो। ठीक है, और मतलब कि दूसरे साइड वाले क्या बोलते हैं इसको, मोहनजोदारो। ठीक है, और इन नगरों की उत्खनन में अनेक सामग्री व जीवाश्म पाए गए हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो पहले के टाइम की चीज़ें मिली हैं, और जीवाश्म मतलब कि ईंधन वगैरह इस टाइप का कुछ मिला है। ठीक है, जिसमें से मोहनजोदड़ो में अनेक नर कंकाल पाए गए, यानी कि आदमियों के जो ऐसे कहे ना कि हड्डी हड्डी मिली हैं वो। ठीक है, तो जिससे कारण इसको मुर्दों का टीला कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष किन स्थानों पर मिले हैं। राजस्थान में कालीबंगा, हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा के निकट स्थित है। ठीक है, यानी कि कालीबंगा है जो राजस्थान में कहाँ पे, हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा के पास में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से क्यों पुकारा जाता है या क्यों बुलाया जाता है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है क्योंकि हड़प्पा नगर और उसके आसपास का क्षेत्र इस सभ्यता का केंद्र स्थान रहा है। ठीक है, भारत में स्थित सिंधु सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र बताइए, या सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार क्षेत्र बताइए। सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, या ऐसे कहें कि सिंधु भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एवं उत्तरी भाग में गंगा घाटी तक व्यापार था। ठीक है, या ऐसे कहें कि व्याप्त था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इस सभ्यता के 2 प्रमुख केंद्र थे। सिंधु निवासी किन देवी देवताओं की उपासना करते थे, मतलब कि जो सिंधु के आसपास में रहने वाले जो लोग थे वो किन किन देवी देवताओं की पूजा करते थे। ठीक है,
तो वो करते थे भाई साहब शिव, मातर देवी, लिंग, योनि, पशुओं, वृक्षों आदि की उपासना करते थे। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है सिंधु निवासी किन वृक्षों एवं पशुओं की उपासना करते थे। तो ठीक सेम सा ही रहने वाला है, लेकिन बस यहाँ पे है कि पेड़ बढ़ जाएंगे। ठीक है। पेड़ कौन कौन से, जैसे पीपल, तुलसी, नीम, खजूर, बबूल, और मतलब कि जो बैल हैं और पेड़ हैं, भैंस, भैंसा, बाघ, हाथी, नाग आदि की क्या करते थे, उपासना करते थे। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 50। वो क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता के किन्हीं 3 स्थानों के नाम बताइए जहां से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है साथियों। तो वो है साथियों कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, या ऐसे कहें कि मोहनजोदड़ो। ठीक है। पशुपति शिव मुहर के 4 पशुओं के नाम बताइए। तो उसमें से हाथी, व्याघ्र, भैंसा, गेंडा, हिरण। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ रहा है साथियों 4 नंबर लेसन, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा वैदिक युग वाला। ठीक है। वैदिक युग का बाद में आरण्यक, यानी कि आरण्यक क्या है। तो साथियों ऋषियों के द्वारा अरण्यकों की रचना अरण्य वन में की गई थी, इसलिए इसे आरण्यक कहते हैं। ये ब्राह्मणों के ही अंग है और इसमें जीवन के रहस्यों और दर्शनों के बारे में भी विवेचन देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट इसी क्रम में हमारे पास में नेक्स्ट आता है नियोग प्रथा। नियोग प्रथा में पति द्वारा संतान उत्पन्न न होने पर पति की अकाल मृत्यु की अवस्था में ऐसा उपाय है कि जिसके अनुसार स्त्री अपने देवर या समगोत्री से गर्भाधान करा सकती है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट है त्रयी। वेद 4 हैं, कौन कौन से हैं आपको भली प्रकार से पता है, क्योंकि अभी से पहले भी खूब रिपीट हो चुके हैं ये। ठीक है। तो इसके बारे में बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है। और इसमें से जो 3 वेद जो पहले वाले हैं, ठीक है, उनको त्रिक कहा गया है, जैसे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है। अथर्ववेद को इसके अंतर्गत नहीं सम्मिलित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आता है साथियों पुरंदर। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र, यानी कि जो इंद्र थे, ठीक है, उसी को क्या कहा गया है, पुरंदर कहा गया है। ठीक है। उन्होंने शत्रुओं के दुर्गबंध अनेक पुरों को छिन्न भिन्न कर डाला था। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है पानी। पानी लोग मतलब कि उस टाइम के लोग क्या है, पानी को किसको कहते थे, व्यापारी को कहते थे, ऐसे कहें कि जो भी बिजनेसमैन वगैरह थे उनको कहते थे। ठीक है। ये सूदखोरी का कार्य भी करते थे, यानी कि सूदखोरी का मतलब, कहने का मतलब यानी कि इंटरेस्ट वगैरह का काम। ठीक है। ये एक साथ काफिलों में रहते थे, मतलब ग्रुप में रहते थे, तथा व्यापार के लिए दूर दूर के प्रदेशों में जाया करते थे, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए, या ऐसे कहें कि इंटरनेशनल, या ऐसे कहें कि इंटर स्टेट। ठीक है। वो नेक्स्ट आ रहा है जन क्या है। ऋग्वैदिक काल के किन्हीं 2 या 3 जनों के नाम बताइए। पहला है कई विषयों या ग्रामों के समूह को मिलाकर जो कई बनाई जाती थी उसे जन कहते थे, कहने का मतलब आज के टाइम की पंचायत समिति है। ठीक। दूसरा आ रहा है भरत या मत्स्य। ठीक है। मत्स्य है जो हमारे आसपास में पड़ता है, आपको पता हो तो बैराट, विराटनगर। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है सभा एवं समिति में क्या अंतर था, कहने का मतलब आपकी जो मीटिंग और उसके साथ में कमेटी थी उसमें क्या अंतर था, डिफरेंस था। वैदिक काल में सभा एक ग्राम संस्था थी, जबकि समिति राज्य की केंद्रीय संस्था थी। ठीक है। कहने का मतलब जो कमेटी है वो क्या है, वो तो सेंटर के अधीन है, और जो सभा या ऐसे कहें कि जो मीटिंग है वो क्या है, कहीं पे भी गांव की एक इंस्टीट्यूट मान लो आप, ऐसे मान लो ना, उसके ऊपर मतलब कि आपकी जो पंचायत थी वो। नेक्स्ट आ रहा है 59। सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों के नाम बताने हैं आपको। सिंधु, सरस्वती, सतुद्री, जिसको मतलब कि आप फिलहाल के लिए सतलज कहा जाता है, पहले विपाशा थी, उसको आज व्यास कहा जाता है। पहले परुष्णी, मतलब कि परुष्णी वगैरह थी, उसको रानी बोला जाता है। अस्किनी थी, जिसको अक्सर आज अपन चेनाब कहते हैं, पहले वितिस्ता थी, जिसको झेलम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है वैदिक देवताओं की अवधारणा। आर्यों ने देवी देवताओं की परिकल्पना मानव के रूप में ही की। इनके देवता या उनके देवता अमर थे तथा ऋत के पोषक थे। ठीक है। वे सदाचार और नैतिकता के प्रतीक थे। नेक्स्ट आ रहा है 61। 5 महायज्ञों के नाम लिखिए। ठीक है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ। ठीक। नेक्स्ट आ रहा है साथियों, नेक्स्ट क्या है, ऋग्वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल में 2 अंतर आपको बताने हैं। ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई, यानी कि जो ऋग्वैदिक काल है उसकी अपेक्षा, यानी कि उसकी तुलना में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल है उसमें स्त्रियों की दशा में गिरावट आई, मतलब कि वहाँ पे बहुत सारा आपने को ऐसा अपोजिट काम देखने को मिल जाता है। ठीक है। फीमेल के लिए ऋग्वैदिक काल में इंद्र, अग्नि, वरुण प्रमुख देवता थे। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, विष्णु और रुद्र थे। ठीक है। ये देवता आगे जो मतलब कि अलग अलग टाइप से थे। लोपामुद्रा कौन थी। ठीक है। तो लोपामुद्रा महर्षि अगस्त्य की पत्नी थी, जिनकी सृष्टि, ठीक है, उन्होंने स्वयं की थी, और इनको वरभद्रा, कुशितकी और वदर्भी भी कहते हैं। ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट की ओर चर्चाएं कर लेते हैं हम अपन। तो साथियों नेक्स्ट आ रहा है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 64, जैसे कहें कि 64वां आ रहा है। ठीक है।
कहने का मतलब अथर्वव्यू या उद्गाता कौन थे, ठीक है। वैदिक काल में यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले पुरोहित यानी कि पंडित कह ले, पुजारी कह ले, तो जो भी कहते हैं, ठीक है, उनको अथर्वव्यू या उद्गाता कहलाते थे, ठीक है। पुरुषार्थों पर 20 शब्द आपको लिखने हैं। हिंदू शास्त्रकारों ने मनुष्य तथा समाज की उन्नति के लिए 4 पुरुषार्थों के विधान प्रस्तुत क्या है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? पहला है धर्म है, दूसरा अर्थ है, तीसरा है काम है, चौथा है मोक्ष है। क्लियर। ठीक इसी टाइप से आ रहा हमारे पास में 66 उन 4 प्रकार की रचनाओं तो ग्रंथों का नामोल्लेखित कीजिए जो कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत समाहित होते हैं, ठीक है। जिसमें से पहला आ रहा है हमारे पास में ऋग्वेद, दूसरा आता है सामवेद, तीसरा आता है यजुर्वेद, चौथा आता है अथर्ववेद। ठीक इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 67 आता है, उन 2 लोकप्रिय संस्थाओं के नाम लिखिए जो वैदिक काल में ऐसे कहें कि जो वैदिक राज व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। जिसमें से पहला आता है सभा, दूसरा आता है समिति। क्लियर। ठीक इसी क्रम में हमारे पास में आ जाता है नेक्स्ट 68 वैदिक रीत की अवधारणा बताइए। या ऐसे कहें कि रीत की जो अवधारणा है वो आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। या ऐसे कहें कि जो रीत का मीनिंग है वो आपको बताना है। सत्य अथवा अविनाशी सत्ता। वैदिक कालीन आर्य रीत को विश्वव्यापी नियम, नैतिक व्यवस्था मानते थे जिसके अनुसार आचरण करना प्रत्येक आर्य का परम कर्तव्य था। आर्यों के देवता रीत के पोषक थे एवं रीत का पालन देवताओं के लिए भी अनिवार्य माना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट आता है दशराज युद्ध कहाँ था तथा किनके मध्य लड़ा गया था। दशराज युद्ध मतलब कि 10 जनों के, या ऐसे कहें कि 10 जनों के जो राजाओं थे, ठीक है, उनका जो ग्रुप था, या ऐसे कहें कि उनका जो संघ था, एवं भरत जन की जो राजा सुदास के बीच परुष्णी रावी नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आता है पुरुषार्थों पर 20 शब्द आपको लिखने हैं, वही पहले वाला था, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा सेम, हिंदू शास्त्रकारों ने मनुष्य तथा समाज की उन्नति के लिए 4 पुरुषार्थ का विधान प्रस्तुत किया था जिसमें से आ जाता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। नेक्स्ट आता है 71 उन वैदिक देवताओं के नाम लिखे जिनका उल्लेख 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास के बोगज कोई अभिलेख में हुआ है, ठीक है। 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास के बोगज कोई अभिलेख में निम्न वैदिक देवताओं का नाम का उल्लेख है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है 72 वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा जाता है, ठीक है। वेद अपौरुषीय है अर्थात वेदों को किसी ने नहीं रचा, न तो मनुष्य ने और न ही किसी देवी शक्ति ने, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है इसी क्रम में हमारे पास में वेदों के नाम लिखिए, या ऐसे कहें कि वेदों के जो नाम है वो आपको बताने हैं, ठीक है साथियों। तो वेदों के नाम है उनके बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। अब आपके पास में मैं आपको लेकर चलता हूँ जिसमें से आपको दिख रहा होगा पहले से ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद के बारे में आप क्या जानते हैं वो आपको बताना है। ऋग्वेद आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें 1028 सूक्त है, ठीक है, तथा 10 मंडलों में ये विभाजित है, मतलब 10 ग्रुप्स में इसको बांटा गया है, ठीक है। ऋग्वेद से हमें प्रारंभिक आर्यों के सामाजिक यानी कि सोशल और उसके साथ में धार्मिक, उनकी रिलीजियस तथा आर्थिक, इकोनॉमिक एवं राजनीतिक दशाओं यानी कि पॉलिटिकल जो उनकी डायरेक्शंस है, उनका जो लेवल है, उनके बारे में हमें देखने को मिलता है, ठीक। नेक्स्ट आ रहा है 75 ऋग्वैदिक काल में राजा के प्रमुख अधिकारियों का उल्लेख कीजिए, या ऐसे कहें कि उनके जो मेन जो उनकी मिनिस्ट्री होती थी उसके बारे में आपको कुछ बताना है। ऋग्वैदिक काल में राजा के प्रमुख अधिकारी थे, जैसे कहें कि उनकी जो मिनिस्ट्री थी वो कैसी थी। पहला पुरोहित, जैसे कहें कि जो भी पुजारी वगैरह थे, जो यानी कि राजा का मित्र, पथ प्रदर्शक, दार्शनिक और सहायक, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है सेकंड नंबर सेनानी, यानी कि सेना का प्रधान, ऐसे कहें कि लीडर ऑफ आर्मी। नेक्स्ट आ रहा है ग्रामणी, यानी कि गांव का मुखिया, जैसे कहें कि लीडर ऑफ ए विलेज, ठीक। नेक्स्ट इसी टाइप से आ रहा है अपने पास में 76 वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था काफी लचीली थी। यह कर्म तथा श्रम के सिद्धांत पर आधारित थी। आवश्यकता के अनुसार लोग अपना व्यवसाय वर्ण बदल सकते थे। वर्णों में आपसी खानपान तथा वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध नहीं थे। नेक्स्ट आ रहा है 77 ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमे, अम्बितमे, देवीतमे कहा गया है, ठीक है। गंगा नदी को ऋग्वेद में नदीतमे, अम्बितमे और देवीतमे कहा गया है, ठीक है। 78 है उत्तर वैदिक काल की सभ्यता की जानकारी किन ग्रंथों के माध्यम से हमें मिलती है। तो इसमें आता है साथियों यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक के उपनिषदों से उत्तर वैदिक काल की सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आता है 79 उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवताओं का उल्लेख कीजिए। तो उस टाइम पे माना जाता है कि प्रजापति, विष्णु, रुद्र और शिव आर्यों के प्रमुख देवता माने जाते थे। नेक्स्ट आता है अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की है, तो वो है कालिदास, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए आपके जो 4 लेसन हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक इसी क्रम में अब आगे की ओर बढ़ते हुए चलते हैं और आता है हमारा 5 नंबर लेसन, ठीक है साथियों। तो वो क्या है, भारत की लोह युगीन संस्कृतियों का संक्षिप्त सर्वेक्षण, मतलब कि यहाँ से हमें लोहे के बारे में कुछ साक्ष्यों के बारे में हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है।
तो जिसमें से आता है 81, भारत में लोहे के प्रचलन के बारे में व्हीलर की क्या मान्यता है। यानी कि व्हीलर बहुत अच्छे दार्शनिक हुए हैं और उन्होंने लोहे के बारे में, यानी कि भारत में लोहे के प्रचलन या ऐसे कहें कि लोहा किस तरीके से भारत में फैला था, उसके बारे में उनके जो कॉन्सेप्ट है वो किस टाइप से है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट है साथियों, सुप्रसिद्ध पुराविद व्हीलर की मान्यता है कि भारत में सर्वप्रथम लोहे का प्रचलन ईरान के खामनी शासकों के द्वारा किया गया था। ठीक है, 82 आता है, ऋग्वेद में हमें किस धातु का उल्लेख प्राप्त होता है या किसका हमें वर्णन मिलता है। ठीक है, तो हमें मिलता है एस का, ठीक है, नामक धातु का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट इसी क्रम में आता है 83, यानी कि तत्कालीन लोह युगीन संस्कृति के लोग किस, या ऐसे कहें कि जिस विशिष्ट बर्तन का प्रयोग करते थे उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता था साथियों चित्रित धूसर भांड। क्लियर। नेक्स्ट आता है 84, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है, इसमें कितने अध्याय सम्मिलित हैं, तो इसमें सिंपली से हमें देखने को मिल जाते हैं 18। ठीक है, नेक्स्ट आता है लोह युगीन संस्कृति से उस समय की सभ्यता व क्रियाकलापों में क्या सुधार हुआ था, जो कि हमें देखने को मिलता है। अक्सर हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है साथियों, तो लोह युगीन काल में उस समय के लोगों के द्वारा लोहे के प्रयोग से विभिन्न प्रकार के अस्त्र तथा शस्त्र एवं कृषि के जो यंत्र तथा ऐसे कहें कि लोहे के जो पात्र थे उनको बनाया गया था। लोहे के प्रयोग से उस काल के लोगों का काम करना आसान हो गया था। उसने कुल्हाड़ी, बरगे, हथियार, गंडासे आदि का आविष्कार किया था। क्लियर हुआ। इसी के बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में 6 नंबर लेसन। ठीक है, जनपदों एवं महाजनपदों का उदय, यानी कि यहाँ से जनपद और महाजनपद हैं उनका उदय हो जाता है, उनका जन्म हो जाता है। इसके साथ में वो ऊपर की ओर उग्र होने लगते हैं, ऐसे कहें कि ऊपर की ओर बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, जिसमें से राजतंत्र एवं गणतंत्र हमें देखने को मिलता है। जो नंद वंश था उस तक के लिए जो मगध साम्राज्यवाद का उत्कर्ष है, या ऐसे कहें कि जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म है। ठीक है, उसके बारे में बातें करेंगे। तो 86 नंबर आ रहा है, वो क्या कहता है, मत्स्य एवं सूरसेन जनपद। ठीक है, मत्स्य के बारे में यह राज्य आधुनिक राजस्थान के अलवर जिले से चंबल नदी के तक फैला हुआ था। इसमें आधुनिक राजस्थान के जयपुर, अलवर, भरतपुर आदि जिले सम्मिलित थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है सूरसेन। इस राज्य में वर्तमान मथुरा तथा उसके आसपास का प्रदेश सम्मिलित था। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। यहाँ यदुवंशी यानी कि यादवों का शासन था। नेक्स्ट आ रहा है 87 नंबर, वो है साथियों महाशिलाकंटक एवं रथ मूसल क्या है। ठीक है, महाशिलाकंटक एवं एक बड़े आकार का यंत्र था जिससे बड़े बड़े पत्थरों को उछालकर मारा जाता था। रथ मूसल सारथी के लिए एक सुरक्षित स्थान होता था। इसमें चाकू और पैने किनारे लगे रहते थे। ठीक है, यानी कि मतलब मान लीजिए उसमें से कोई भी एंटर ना कर पाए, जैसे मान लीजिए युद्ध वगैरह में इन चीज़ों को ले जाते थे। नेक्स्ट आ रहा है शुंग वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा साथियों पुष्यमित्र शुंग। क्लियर। ठीक इसी प्रकार से आ रहा है 89, यानी कि शुंग वंश के अंतिम शासक कौन था, तो वो था साथियों प्रताप रुद्र गजपति। ठीक, नेक्स्ट इसी क्रम में आता है 90, ऐसे कहूँ कि 90 वाला, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, डॉक्टर R.C. मजूमदार तथा डॉक्टर R.K. मुखर्जी के अनुसार, यानी कि ये जो है मतलब कि दो ऐसे कहें कि जो हमारे अक्सर हमें देखने को मिल जाते हैं, यानी कि जो अपन इनको टीचर के रूप में भी ले सकते हैं, या ऐसे कहें कि जो विचारक हैं वो कहते हैं। ठीक है ना, वो क्या बताते हैं, 544 ईस्वी पूर्व से बिंबिसार ने ही हर्यक वंश की स्थापना की है। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको, बिंबिसार को माना जाता है। किस चीज के लिए, मगध साम्राज्य के लिए। नेक्स्ट आता है जिन। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात महावीर स्वामी को जिन या ऐसे कहें कि विजेता कहलाए थे। ठीक है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण वे जिन कहलाए। नेक्स्ट आता है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, ये क्या होता है, तो साथियों धर्म चक्र परिवर्तन है यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला भाषण था, यानी कि मतलब कि मान लीजिए उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसके बाद में उन्होंने जो पहला स्पीच दिया था वो कहाँ दिया था, यानी कि सारनाथ में दिया था। और उससे प्रभावित हो गए थे कितने, 5 ब्राह्मण हो गए थे। ठीक है, और वो उसके बाद में उनके चेले बन गए। नेक्स्ट आ गया मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में हर्यक राजवंश का योगदान बताइए, यानी कि जो मगध साम्राज्य था उसमें हर्यक राजवंश था, उनका क्या योगदान है, या ऐसे कहें कि उनका क्या उसमें रोल था, वो आपको बताना है। तो बिंबिसार ने अंग प्रदेश को जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित किया। ठीक है, अजात शत्रु ने वज्र संघ पर विजय प्राप्त की तथा उदय ने नई राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। क्लियर हुआ। ठीक है, इसी क्रम से अपन नेक्स्ट की ओर अपन बातें करते हैं। तो नेक्स्ट आ रहा साथियों, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास में, हीनयान व महायान के बीच में आपको अंतर बताना है, इनके बीच में आपको डिफरेंस क्लियर करना है। ठीक है, तो हीनयान और महायान है उनके बीच में आपको बेसिक से यानी कि 2 पॉइंट्स के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करना है, उनके बीच में जो भी डिफरेंस होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो हीनयान लोग बुद्ध को महापुरुष मानते हैं तथा महायानी बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते हैं, यानी कि कहने का मतलब वो तो उनको मानते हैं एक अच्छा पुरुष मान लेते हैं, और वो क्या कहते हैं कि वो मतलब कि भगवान का अवतार मानते हैं।
नेक्स्ट है हीन यानी शील को प्रमुख स्थान देते हैं, जबकि महा यानी करुणा पर अधिक जोर देते हैं। नेक्स्ट है पंच महाव्रतों के नाम लिखिए। ऐसे कहें कि पंच महाव्रत कौन कौन से थे, ठीक है, किसके अनुसार, जैन धर्म के अनुसार, ठीक है। तो उन्होंने कैसे कैसे कहा है के अंतर्गत जैन भिक्षुओं के लिए मतलब कि कुछ 5 महाव्रत हैं, वो कौन कौन से बताए गए। पहला माना गया है सत्य, दूसरा अहिंसा है, तीसरा असत्य है, चौथा है अपरिग्रह और पांचवा है ब्रह्मचर्य, ठीक है। नेक्स्ट है महाभिनिष्क्रमण क्या है, ठीक है। तो यानी कि जब महात्मा बुद्ध, जैसे कहें कि जब गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी, अपने पुत्र आदि को त्याग करके ज्ञान की खोज में जब निकल पड़े थे, तो उस घटना को क्या कहा जाता है, उस घटना को कहा जाता है आपका महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है इसी क्रम में 4 आर्य सत्य, मतलब कि आर्य सत्य है, उनको आपको बताना है। या ऐसे कहें कि 4 आर्य सत्यों के आपको नाम लिखने हैं। इसमें से आता है पहला दुख, यानी कि संसार दुखों का घर है। दूसरा है दुख समुदाय, यानी कि दुखों का कारण तृष्णा है। तीसरा है दुख निरोध, यानी कि तृष्णा की समाप्ति में दुख की समाप्ति संभव है। 4th नंबर आता है दुख, या ऐसे कहें कि दुख निरोध का मार्ग है, जिसमें से होता है दुख से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट आता है 98 राजस्थान में कौन सा महाजनपद था, वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है। राजस्थान में मत्स्य महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर आधुनिक बैरठ थी, जो कि वर्तमान में जयपुर जिले में स्थित है, जिसको अक्सर कोटपुतली बैरठ के आसपास में देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 99 अष्टांगिक मार्ग क्या है, ठीक है। बौद्ध धर्म के अनुसार नैतिक और आध्यात्मिक साधना का वह मार्ग जिसके 8 अंग है और जो निर्वाण की ओर ले जाता है, अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। नेक्स्ट आता है बौद्ध धर्म की 4 संगतियां क्रमशः किन स्थानों पर हुई थी, या ऐसे कहें कि उनका जो सीरियल नंबर था वो किस टाइप से था, ठीक है। तो पहला हुआ राजगिरा, दूसरा हुआ वैशाली, तीसरा हुआ पाटलिपुत्र जो कि मगध के अंतर्गत आता है, और नेक्स्ट है कुंडलवन जो कि कश्मीर के अंतर्गत है, ठीक है। क्लियर होगा। इसी के साथ में अब अपन बातें करेंगे आगे की ओर साथियों, ठीक है। आगे की ओर अपन आगे की ओर बढ़ते चलते हैं और इसी क्रम में अपने को सीरियल देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 101 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो किस बौद्ध ग्रंथ से मिलता है, ठीक है। तो महाजनपदों का उल्लेख है जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं महावस्तु में मिलता है। अंगुत्तर निकाय में गांधार तथा कंबोज का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आता है 102 4 महाजनपदों के नाम लिखने आपको बताना है। तो वह कौन कौन से हैं, तो जिसमें से आता है कौशल, वत्स, अवनति, मगध, अंग, कुरु और पांचाल, गांधार, ठीक है, ये आपको बताने हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 103 किन्हीं 2-4 महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानियों सहित आपको बताना है, ठीक है। जिसमें से है पहला है जैसे मान लीजिए मत्स्य है जिसकी राजधानी विराटनगर हो गई है। दूसरा है अंग है, इसकी राजधानी चंपानगर हो गई। तीसरा है मगध है जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो गई, जैसा आपने मतलब कि मैंने पहले भी आपको एक उसके माध्यम से बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में आपको क्या बताना है, उसका ज्ञान और विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र माना जाता था, ठीक है। था मतलब कि आज भी है, लेकिन पहले ज़्यादा माना जाता था, ठीक है। जहाँ वेद, व्याकरण, दर्शन, आयुर्वेद तथा 18 शिल्पों की शिक्षा दी जाती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि समान रूप से शिक्षा ग्रहण करते थे और निर्धारित यानी कि कहने का मतलब फिक्स एक पाठ्यक्रम होता था, सिलेबस होता था, ठीक है। आचार्य विद्यार्थियों से फीस लेते थे, उस टाइम पे फीस लिया जाता था, ठीक है। 105 है संवर्धन निर्जरा का तात्पर्य बताना है। इसके अंतर्गत आपको इसके बीच में डिफरेंस करना है, जैसे कहें कि इनका जो मीनिंग है वो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जैन धर्म में संवर का क्या अर्थ है, जैन धर्म में संवर का अर्थ है यानी कि राग द्वेष पर रोक लगाना और कर्मों के आगमन की प्रक्रिया को रोकना ही संवर है। जैन धर्म में पूर्व संचित कार्यों के विनाश की प्रक्रिया को निर्जरा कहते हैं। नेक्स्ट आता है 106 यानी कि जैन धर्म की जो मुख्य शिक्षाएं थी वो कौन कौन सी थी, तो वो थी साथियों पहला है जिसमें से त्रिरत्न यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। दूसरा आता है निर्वाण, ठीक है, निर्वाण पर बल, जिसमें से और तीसरा आता है पंच महाव्रत, अहिंसा, सत्य, असत्य, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। और 4 नंबर आता है श्यायवाद और 5वां आता है आत्मा पुनर्जन्म और क्रमवाद में विश्वास। और 6 नंबर आ जाता है इसी के साथ में तपस्या, उपवास पर बल। नेक्स्ट आता है 107 कहाँ एवं किस शासक के समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में कालशोक के समय में हुई थी। नेक्स्ट आता है 108 तीर्थंकर परंपरा क्या है। जैन धर्म के संस्थापक तथा ज्ञान महात्माओं को तीर्थंकर कहा गया है। जैन साहित्य के अनुसार जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम यानी कि कहने का मतलब जिसमें से फर्स्ट हुआ है वो कौन सा हुआ है, वो हुआ है ऋषभदेव जी। और इसी के साथ में 23वां पार्श्वनाथ और 24वां खुद महावीर स्वामी।
क्लियर हुआ। ठीक इसी क्रम में नेक्स्ट की ओर अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे आता है साथियों 109 यानी कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न आपको बताना है अशोक के किस अभिलेख में इनका उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं वो कौन कौन से हैं? बुद्ध, धर्म, शिक्षा, या कैसे कहें कि बुद्ध, धर्म और संघ यानी कि ग्रुप। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का उल्लेख अशोक के भाब्रू अभिलेख में हुआ है। बात आती है कि जनपद किसे कहते हैं? उत्तर वैदिक काल के पश्चात भिन्न भिन्न जातियों के एक प्रदेश में बस जाने के कारण वे जनपद कहलाने लगे। राज्य की कल्पना जाति के स्थान पर भौगोलिक हो गई थी और उसके बाद में राज्य अब जनपद के नाम से पुकारे जाने लगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है 111 यानी कि जैन धर्म के प्रथम एवं 23वें तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तथा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इसी के साथ में 24वें कौन से थे? महावीर स्वामी थे। आपको पहले भी बताया था अभी जस्ट 112। जैन धर्म के त्रिरत्न का क्या अर्थ है? उसमें से है कि साथियों पहला है सम्यक दर्शन, जैसे यानी कि जैन तीर्थंकरों में सही विश्वास श्रद्धा। दूसरा है सम्यक ज्ञान यानी कि सत्य का वास्तविक ज्ञान। तीसरा है सम्यक चरित्र यानी कि सदाचार पूर्ण जीवन। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में दो समानताएं आपको बतानी है। दोनों धर्म अनिश्वरवादी हैं और दूसरा है दोनों धर्म कर्मवाद तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में, ऐसे कहें कि उसकी जो प्रिंसिपल है उसमें वो विश्वास रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है 14 यानी कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? ठीक है, तो वो हुई थी साथियों पाटलिपुत्र जो कि मगध वाला है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है जनपद किसे कहते हैं? उत्तर वैदिक काल के पश्चात यानी कि ये जनपद वाला देखिए यहाँ पे दो तीन बार में रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इस वाले को अपन छोड़ देंगे। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आता है परिसा। परिसा गणराज्य की मुख्य संस्था होती थी, यानी कि कोई भी जो किंगडम होता था उसकी जो मुख्य संस्था या ऐसे कहें कि जो मेन इंस्टीट्यूट होता था वो होता था। यह वर्तमान लोकसभा के समान ही है। ठीक है, कहने का मतलब आपकी जो विधानसभा आपकी जो लोकसभा है वो समझ गए आप डिस्ट्रिक्ट टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल स्थान जैसे कहें कि निवास स्थान क्या बताया है? तो वो बताया है साथियों उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में इसका उल्लेख किया है। और क्या बताया है? तिब्बती क्षेत्र यानी कि जो चाइना बॉर्डर वाला है वो बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में दो समानताएं बताइए। वो सिंपली से यही सेम वाला हो गया। इसमें दो समानताएं पहले थी और दो समानताएं यहाँ पे वो सेम है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रतीतीय समुत्पाद। ठीक है, इसका अर्थ आपको बताना है किसी कारण से कोई बात यानी कि उत्पन्न होती है तो उससे इस कारण या कार्य कारण नियम भी कहते हैं। ठीक है, बिंबिसार के साम्राज्य विस्तार का उल्लेख आपको करना है। ठीक है, तो बिंबिसार के जो साम्राज्य का विस्तार है वो क्या है? यानी कि बिंबिसार ने काशी तथा अंग को मगध साम्राज्य में सम्मिलित किया था। उसका साम्राज्य 300 योजन तक फैला हुआ था तथा उसमें जो भी यानी कि 80,000 गांव के आसपास सम्मिलित थे। नेक्स्ट आ जाता है इसी प्रकार से हमारा 7 नंबर जो लेसन होता है वो ये क्या आता है साथियों? मौर्य साम्राज्य। ठीक है, यानी कि द मौर्य के बारे में आपको देखने को मिलता है बहुत सारी जगह पे हम पढ़ते हैं उस चीज़ के बारे में, तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन के लिए अब आपको देखने को मिलेगा। यानी कि मस्की के बारे में आप क्या जानते हैं, या ऐसे कहें कि जो मस्की होती है उसके बारे में आपको क्या जानते हैं? तो पहले से पहले साथियों ये है कि आंध्र प्रदेश कर्नाटक के जो रायचूर का एक यानी कि छोटा सा गांव है ना, वहाँ के जो पुरातात्विक शिलालेख है वहाँ से इनका जो साक्ष्य मिलता है, कहने का मतलब वहाँ से इनके सबूत मिलते हैं। ठीक है, जो कि अशोक की धम्म की यात्रा के जो साक्ष्य मानी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेगास्थनीज, यानी कि मेगास्थनीज कौन था? जैसे कहें कि मेगास्थनीज के बारे में आप क्या जानते हैं? तो मेगास्थनीज एक यूनानी राष्ट्रदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसकी जो पुस्तक थी, ऐसे कहें कि उसकी जो बुक थी वो कौन सी थी? वो थी इंडिका, जिससे रिलेटेड यानी कि उस बुक में क्या एक्सप्लेन किया गया था, यानी कि मौर्यकालीन जो शासन व्यवस्था थी, कहने का मतलब वहाँ की जो प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वो एडमिनिस्ट्रेशन और उसके साथ में जो सामाजिक व्यवस्था, कहने का मतलब वहाँ की सोशल और उसके साथ में जो मैनेजमेंटिंग थी वो उनकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आता है भाब्रू अभिलेख के बारे में लिखिए या उसके बारे में बताइए। तो भाब्रू अभिलेख बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें बौद्ध धर्म की जो जानकारियां हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आता है सुदर्शन झील के विषय में लिखिए, यानी कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के प्रांतपति पुष्यगुप्त ने पश्चिमी भारत में सिंचाई की सुविधा के लिए करवाया था। अशोक के राज्यपाल तुषास्प ने इस पर बांध बनवाया या डैम बनवाया। ठीक है, नेक्स्ट आता है 125 अशोक के नाम अशोक के किन अभिलेखों में प्राप्त होते हैं? किन चार के आपको नाम बताने हैं जिसमें से मिल जाते हैं, यानी कि अशोक का अशोक नाम कहाँ मिलता है देखने को। ठीक है, तो भी मिलता है मस्की, गुर्जरा, नितूर तथा उदय गोलक के जो भी लघु शिलालेख हैं उनमें अभी देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इसी क्रम में आता है 126, यानी कि उन दो स्थानों के आपको नाम बताने हैं जहाँ पर अशोक के स्तंभ लेख हैं जो हमें मिले हैं, या ऐसे कहें कि जो ढूंढे गए हैं, जो देखने को मिले हैं। तो पहला नंबर आ जाता है दिल्ली टोपरा,
दूसरा आता है कौशाम्बी इलाहाबाद, तीसरा आता है सारनाथ यूपी, और 4 नंबर आता है नेतुर मैसूर जिला के अंतर्गत। ठीक। नेक्स्ट आता है 127 अशोक के अभिलेखों में उल्लेखित किन्हीं दो विदेशी शासकों के नाम बताने, जिसमें से है सिकंदर और खारवेल। ठीक है, दो शासक हैं अशोक के अभिलेखों में, उनका मतलब कि दो विदेशी शासक हैं जिनका नाम देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है 128 यानी कि मौर्य शासन का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है। मौर्यों ने पहली बार केंद्रीभूत शासन व्यवस्था की स्थापना की। मौर्य प्रशासन ने लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श प्रस्तुत किया था और परवर्ती भारतीय शासकों ने इसका भी अनुकरण किया था, यानी कि इसको फॉलो किया था। नेक्स्ट आता है गुप्त संवत पर आपको लिखना है, यानी कि गुप्त संवत है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में आपको कुछ एक्सप्लेन करना है। तो उसके बारे में साथियों सिंपल से है, चंद्रगुप्त प्रथम ने, या ऐसे कहें कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपने शासनकाल में एक नया संवत चलाया जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। ठीक है, यह गुप्त संवत सम्राटों के काल तक ही प्रचलित रहा था, और यानी कि उसके बाद में इसका चलन खत्म हो गया था, या ऐसे कहें कि बंद हो गया था। और चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी के नाम से चलाया था। ठीक है। नेक्स्ट इसी क्रम में आता है राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ है, तो ये मिलता है यानी कि बैराट या विराटनगर में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है 131 यानी कि अशोक का धर्म क्या था। ठीक है, अशोक का धर्म आचारों की वह संहिता थी, ऐसे कहें कि वह कंक्लूजन था जो उसने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए प्रस्तुत किया था, और उसके धर्म का अर्थ था यानी कि पापहीनता, बहुकल्याण तथा दया, दान, सत्य, शुद्धि इत्यादि था। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि तथा भाषा के नाम बताइए, यानी कि उसमें कौन कौन सी भाषा यानी कि लैंग्वेज थी, और उसके अंतर्गत कौन कौन सी जो लिपियाँ थी यानी कि जो राइटिंग स्किल्स थे वो हमें देखने को मिल रही थी, जिसमें से थे अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि ब्राह्मणी एवं खरोष्टी देखने को मिली थी। उसके साथ में अशोक के जो अभिलेख थे उनमें जो भाषा थी वो थी आपकी पाली। ठीक है। नेक्स्ट आता है 133 यानी बुद्ध के जन्म का स्थान है उसको आपको बताना है। इसका घटना का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में हुआ है। ठीक है, तो उसका जन्म जो कहाँ माना जाता है, लुम्बिनी में हुआ था। इस घटना का उल्लेख अशोक के रूमिनदेई अभिलेख में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आता है 34 यानी कि धम्म महापात्र की नियुक्ति किसने और क्यों की। तो धम्म महापात्र है उसके बारे में बातें करते हैं। उसकी नियुक्ति अशोक ने की थी। ठीक है, क्यों की थी, यानी कि धम्म महापात्र का प्रमुख कार्य क्या होगा, बौद्ध धर्म का प्रसार करना होगा, और उसके साथ में धर्मानुसार यानी कि आचरण करने वाले जो भी लोग होते हैं, ठीक है ना, यानी कि उसमें जो भी फॉलोवर्स बढ़ेंगे तो उनके जो भी सुख होंगे, उसके जो भी हित होंगे, उनके जो भी कहने का मतलब उनके जो राइट्स होंगे उनको वो डिसाइड करेगा, या ऐसे कहें कि उनकी जो केयरिंग करनी होगी वो करेगा। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के किन्हीं 3 शासकों के नाम बताइए जो सुदर्शन झील से संबंधित रहे। ठीक है, तो उनमें आ जाता है, पहला आ जाता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा आ जाता है रुद्रदामन, नेक्स्ट आता है आपका स्कंदगुप्त। क्लियर। ठीक इसी क्रम में नेक्स्ट आता है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबंध के विषय में जानकारी देने वाली 2 स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो उसमें से है साथियों पहला तो आपका इंडिका, और दूसरा आ जाता है आपका जो कौटिल्य का जो ग्रंथ था कौन सा, अर्थशास्त्र है, उसके बारे में। नेक्स्ट आता है मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र था, जैसे कहें कि जो मौर्य काल था उस टाइम पे शिक्षा का जो हब माना जाता था, एजुकेशन हब था, वो कौन सा था, तो वो था साथियों तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट इसी क्रम में आता है मौर्यकालीन न्यायालयों के जो प्रकार थे, यानी कि मौर्य काल में कोर्ट्स थे, उनके क्या क्या टाइप थे, तो उस टाइम पे कौन कौन से कोर्ट होते थे। तो कोर्ट यानी कि पहला तो था वहाँ का धर्म स्थनीय न्यायालय, या ऐसे कहें कि धर्म स्थनीय कोर्ट। दूसरा था कंटक शोधन न्यायालय, या ऐसे कहें कि कंटक शोधन जो कोर्ट था वो। ठीक है। ठीक इसी क्रम में हमारे पास में नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है साथियों, नेक्स्ट क्या देखने को मिलता है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है। ठीक है, तो उसमें मिलता है 13वें शिलालेखों में, जो 13वां शिलालेख था किसका, अशोक का, उसमें उसका कलिंग का युद्ध देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है कलिंग युद्ध के 2 प्रभाव या परिणाम आपको बताने हैं। ठीक है, तो कलिंग युद्ध के 2 प्रभाव या परिणाम, तो पहला सा है तो कलिंग युद्ध के यानी कि अशोक की जो नीति थी उसके लिए सदैव को उसको त्याग दिया था, और दूसरा हुआ था उस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट आता है मैगस्थनीज के अनुसार कौन सी समितियां पाटलिपुत्र नगर का प्रबंध करती थी, यानी कि मैनेजमेंट करती थी, तो जिसमें से 6 थी। कौन कौन सी, पहला है शिल्प कला समिति, दूसरा होता था आपका विदेशी यात्री समिति, तीसरा था जनसंख्या समिति, और 4 नंबर वाला था वाणिज्य समिति, 5वां था उद्योग समिति, और 6ठा था कर समिति। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है धर्म स्थनीय या कंटक शोधन जो कोर्ट थे उससे आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, इनमें कुछ डिफरेंस था। कैसे, जैसे मान लीजिए धर्म स्थनीय जो कोर्ट था उसमें तो दीवानी मामले थे, उनकी सुनवाई होती थी, और उसके साथ में जो कंटक शोधन, या ऐसे कहें कि जो कंटक शोधन जो कोर्ट था उसमें होता था आपके फौजदारी जो मामले होते थे उनको किया जाता था। ठीक है।
नेक्स्ट है, सेल्यूकस को पराजित होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य से संधि करनी पड़ी। इस संधि की 2 शर्तों के बारे में आपको उल्लेख करना है, उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं साथियों? पहला तो है कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार और इसके साथ में हिरात तथा बलूचिस्तान के प्रदेश हैं वो उनको दे दिए थे। और दूसरा आता है कि उसकी जो पुत्री थी हेलनी, किसकी? सेल्यूकस की जो पुत्री थी हेलनी, उसका विवाह उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कर दिया था। नेक्स्ट आता है, मौर्य साम्राज्य के पतन के 2 कारण बताओ, मतलब कि वो क्यों एंड हो गया था उसके बारे में आपको बताना है। तो उसमें सिंपली से है, अशोक के बाद उसके दुर्बल और अयोग्य उत्तराधिकारी, कहने का मतलब उसकी जो नेक्स्ट पीढ़ी थी, ऐसे कहें कि उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन थी वो क्या थी कि उस चीज़ के लायक नहीं थी। इस वजह से जो मौर्य साम्राज्य था वो सुरक्षित नहीं रह पाया, सेफ नहीं रह पाया, इस वजह से उसमें यानी कि अटैक होते गए और वो नष्ट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हुआ, केंद्रीय शासन की दुर्बलता के कारण अनेक प्राप्त स्वतंत्र हो गए। कहने का मतलब यानी कि उसके अंडर में जो भी आते थे और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, उसका यानी कि कहने का मतलब वहाँ भी जो केंद्र बनाया जाता था, ठीक है, उसकी जो शासन था उसकी यानी कि कमी के कारण ये सारी चीज़ें फेल हो गई। नेक्स्ट है, अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों का उल्लेख कीजिए या उनको बताइए। तो वो है साथियों, अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसमें सांची, सारनाथ तथा भारूद के स्तूप अधिक प्रसिद्ध है। अब इसी क्रम में हमारे पास में आ जाता है 8 नंबर लेसन, आपका 8वां अध्याय आता है, जो कौन सा है? मौर्योत्तर काल, यानी कि उसके बाद का काल। क्षत्रप प्रणाली, यानी कि कुषाणों का शासन क्षत्रप प्रणाली पर आधारित था। प्रांतों में शासन करने के लिए क्षत्रप तथा महाक्षत्रप नियुक्त किए जाते थे। कहने का मतलब एक आपका आज के टाइम पे जैसे मान लीजिए आप प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, इस टाइप से होते थे। कुषाणों का साम्राज्य यानी कि उनका जो किंगडम था अनेक प्रांतों में विभक्त था, यानी कि बटा हुआ था। जैसे मान लीजिए आज इंडिया है तो यानी कि कहने का मतलब कितने स्टेटों में डिवाइड है, इस टाइप से। गाथा सप्तशती यानी कि सातवाहन जो नरेश हालिक उच्च कोटि, यानी कि कहने का मतलब जैसे मान लीजिए आज मैं वैसे किसी का प्रमोशन नहीं करता हूँ, जैसे मान लीजिए अभी फिलहाल के लिए जैसे हमें देखने को मिल जाता है इंग्लिश में, जैसे शशि थरूर जी हैं जो इंडिया के बहुत अच्छे माने जाते हैं, ठीक है ना। इसी टाइप से ये क्या थे वहाँ पे, मतलब कि कहने का मतलब एक उच्च कोटि के कवि थे। ठीक है, उसने गाथा सप्तशती नामक मुक्त के काव्य ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में की थी। नेक्स्ट आता है 148 यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगति। ठीक है, वो कहाँ हुई थी? ठीक है, तो वो हुई थी साथियों कनिष्क के समय में हुई थी और कश्मीर के कुंडलवन नामक विहार में आयोजित की गई थी, जिसमें से क्या हुआ था 500 बौद्ध भिक्षु सम्मिलित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट इसी क्रम में हमारे पास में एक और आता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 149, गोमती पुत्र सातकर्णी द्वारा पराजित किन्हीं 4 राजनीतिक शक्तियों के आपके नाम बताने हैं। तो वो है साथियों शक, यमन, पन्हव और क्षत्रिय। क्लियर हुआ? फिर से रिपीट करता हूँ, शक, यमन, पन्हव और क्षत्रिय। नेक्स्ट आता है 150 यानी कि गांधार कला क्या है, या गांधार कला का जो उल्लेख है वो आपको बताना है। तो साथियों वो है गांधार कला का विकास ईसा की यानी कि प्रथम और या ऐसे कहें कि फर्स्ट सेकंड जो शताब्दी थी ना, उसमें गांधार तथा उसके जो निकटवर्ती यानी कि उसके जो नियर बाई जो भी स्टेट्स थे, ठीक है ना, उनमें हुआ था। इस कला शैली के विकास तो यानी कि इस जो यानी कि जो ये कला थी, इसका जो शैली का जो विषय था, ऐसे कहें कि इनका जो क्लासिफिकेशन था वो क्या था, वो तो भारतीय था, लेकिन इसकी जो डेकोरेशन थी वो कैसी थी, वो यूरोप से या ऐसे कहें कि यूनानी थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है 151 यानी कि रुद्रदामन की 2 उपलब्धियों का उल्लेख करना है, उनके बारे में आपको बताना है। रुद्रदामन ने सातवाहन नरेश सातकर्णी को 2 बार पराजित किया। नेक्स्ट है उसने योद्धाओं को भी पराजित कर अपने पराक्रम का परिचय दिया। नेक्स्ट है कुषाण वंश का प्रशासक कौन था और उसका राज्य विस्तार बताइए। कुषाण वंश का प्रथम शासक कुजल कदफिस था और कुजल कदफिस के राज्य में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, काबुल, कंधार और बैक्ट्रिया, गांधार आदि प्रदेश सम्मिलित थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में आपको देखने को मिल रहा होगा विम कदफिस। ठीक है, इसका यानी कि कुषाण वंश का एक साहसी और पराक्रमी शासक था और ये किसका पुत्र था? ये था आपका कुजुल कदफिस का पुत्र था तथा कनिष्क का पोता माना जाता था। ये आई मीन दैट इसका पिता था। ठीक है, सॉरी, उसने 65 ईस्वी से और 78 ईस्वी के दौरान शासन किया। नेक्स्ट आता है कनिष्क की 4 विशेषताओं का उल्लेख करना है। ठीक है, यानी कि कश्मीर पर एक तो उसने विजय किया था, मतलब उसका विजय है उनके बारे में आपको बताना है, यानी कि उसकी विनिंग कहाँ कहाँ हुई थी। तो कश्मीर पर विजय, दूसरा है साकेत और पाटलिपुत्र पर विजय, तीसरा है पार्थियनों पर विजय और फोर्थ है चीन पर विजय। ठीक है, इसी टाइप से हमारे पास में आता है 55 यानी कि चरक कौन था? चरक कनिष्क का एक क्या था? राजवैद्य था, यानी कि कहने का मतलब आपके पास में स्टेट डॉक्टर था और वो क्या उसने क्या किया था? चरक संहिता नामक जो साहित्य थे या ग्रंथ था उसके उसने रचना की थी। नेक्स्ट आता है चतुर्थ बौद्ध संगति किस राज्य के समय में आयोजित की गई थी? तो ये कनिष्क के समय में हुई थी, आपको बताया था अभी, जो कि कश्मीर के अंदर हुई थी, कुंडलवन। ठीक है,
नेक्स्ट है गांधार कला शैली की प्रमुख विशेषताएं बताइए। मानव शरीर की सुंदर रचना, मांसपेशियों की सूक्ष्मता और पारदर्शक वस्त्र तथा सुंदर नक्काशी इस शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस शैली में निर्मित बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो से मिलती जुलती मानी जाती हैं या देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में 158 यानी कि गोमती पुत्र सातकर्णी। ठीक है, तो गोमती पुत्र सातकर्णी ने शकों, यवनों और पन्हों का विनाश कर सातवाहन वंश के गौरव की पुनः स्थापना की, यानी कि कहने का मतलब उन्होंने री लाया। उसने शक महाक्षत्रप नहपान को पराजित किया। उसने ऋषिक, अश्मक, मूलक, विदर्भ आदि प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। नेक्स्ट आता है नासिक गुहालेख में वर्णित तथा गोमतीपुत्र सातकर्णी द्वारा विजित राज्यों की सूची बनाई, ये आपको बताना है। ठीक है, इसमें आता है जैसे ऋषि कृष्णा नदी का तटीय प्रदेश, दूसरा आता है अश्मक जो कि गोदावरी नदी का तटीय प्रदेश है, और नेक्स्ट आता है मूलक यानी कि पठन का निकटवर्ती भाग, और नेक्स्ट आता है सौराष्ट्र, कुकुर, पश्चिमी राजपूताना, अपरांत, उत्तरी कंकण। नेक्स्ट आता है अनुपा जो कि नर्मदा घाटी के अंतर्गत मिलता है, और दूसरा है विदर्भ जो बरार के आसपास है, और आकार है जो पूर्वी मालवा को घेरते हुए, और नय अनवंती, ठीक है, जो कि पश्चिमी मालवा को घेरता है। इसी प्रकार से है 160 है गोमती पुत्र सातकर्णी की विजयों का पता किस अभिलेख से चलता है, उसका साम्राज्य कहाँ तक विस्तृत था। नासिक अभिलेख से गोमती पुत्र सातकर्णी की विजयों के बारे में जानकारी मिलती है, और नासिक अभिलेख के अनुसार गोमती पुत्र सातकर्णी के राज्य में गुजरात, सौराष्ट्र, मालवा, बरार, विदर्भ, कोंकण, पैठन तथा गोदावरी का जो तटीय प्रदेश है वो सम्मिलित है। कौन सा विदेशी शासक सुदर्शन झेल से संबंध रहा है, तो उसका संबंध रहा है रुद्रदामन है, जिसका संबंध किससे रहा है, सुदर्शन झेल से रहा है। नेक्स्ट है राजा मेनेंडर। तो है साथियों, मेनेंडर एक प्रसिद्ध इंडो यूनानी शासक था। वह एक विशाल साम्राज्य का स्वामी था और बौद्ध धर्म का अनुयायी माना जाता है, ऐसे कहें कि वो फॉलोवर था। इसी क्रम में साथियों आता है हमारे पास में 9 नंबर लेसन आपका आ जाता है। ठीक है, जो है संगम युग यानी कि तमिल संगम। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि साथियों संगम होता क्या है। ठीक है, तो संगम का मतलब होता है सभा, संघ या अकादमी। ठीक है, तमिल संगम तमिल कवियों, लेखकों और दार्शनिकों का एक संगठन जहां तमिल कवि काव्य रचना करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है संगम युग। जैसे कहें कि संगम से आप क्या समझते हैं, तो भारतीय इतिहास का वह काल जब दक्षिणी भारत 3 राजवंशों जैसे चेर, चोल और पांड्य के शासकों के द्वारा शासित होता था, उसे संगम युग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 165 संगम साहित्य का महत्व बताइए, यानी कि इसका जो मीनिंग है वो आपको बताना है। इसका जो मीन्स है यानी कि इसके माध्यम से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो वो है संगम साहित्य में आदर्शवाद के साथ वास्तविकता और गरिमा के साथ परिश्रम और शक्ति का सम्मिश्रण था। यह तमिल साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, यानी कि गोल्डन टाइम माना जाता है। नेक्स्ट है वल्लाल कौन लोग थे। ठीक है, तो संगम काल में जो कृषक थे, यानी कि ऐसे कहें कि जो फार्मर थे वो वल्लाल कहलाते थे। ये 2 वर्गों में यानी कि 2 ग्रुप में बटे हुए थे। कौन से, पहला तो है संपन्न और दूसरा है निर्धन। कहने का मतलब रिच और पुअर उस टाइम पे भी चलता था। ठीक है, ये ऐसे कहें कि ओनर और लेबर, ठीक है, दोनों के दोनों चलते थे। नेक्स्ट है 67 संगम काल में तमिल लोगों के प्रमुख देवी देवता कौन कौन से माने जाते थे। तो उस टाइम पे जो मतलब कि मान लीजिए मुर्गुन है, मुर्गुन कौन, जैसे कि जिसको अपन अक्सर कह देते हैं कार्तिकेय, ठीक है, वो, और शिव, इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, बलराम, कृष्ण, सरस्वती आदि जो भी थे, ये सारे के सारे ये क्या है, तमिल लोगों के जो भी माने जाते हैं वो इनको बताया गया है। ठीक है, इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और उनमें नेक्स्ट आता है संगम साहित्य क्या है। ठीक है, संगम साहित्य क्या है, यानी कि जो संगम युग में जो तमिल कवि थे, या ऐसे कहें कि जो तमिलियन जो पोइट्स होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा यानी कि उन्होंने जो भी कंपोज किया था, ठीक है, जो संगम साहित्य कहलाता है, यानी कि संगम लिटरेचर कहलाता है। इस साहित्य की रचना ईस्वी सन की प्रथम 3 शताब्दियों में हुई थी, या ऐसे कहें कि प्रथम 3 शताब्दियों में मानी जाती है। क्लियर। ठीक है, इसी क्रम में नेक्स्ट आता है 69 यानी कि संगम काल में अरिकामेडु क्यों प्रसिद्ध था। संगम काल में अरिकामेडु नामक नगर में एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था, यानी कि कहने का मतलब बिजनेस हॉटस्पॉट था। ठीक है, जहां वस्तुओं को इकट्ठा कर भारत के विभिन्न भागों में भेजा जाता था। ठीक है, यानी कि वहां से चीज़ों को कलेक्शन किया और उसके बाद में उनको एक्सपोर्ट कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है 170 संगम काल में तमिल लोगों के प्रमुख देवी देवता कौन से थे, वही सेम के सेम है। और नेक्स्ट है तृतीय संगम के अंतर्गत रचित प्रमुख रचनाओं के आपको नाम बताने हैं। ऐसे कहें कि संगम काल की किन्हीं 2 कृतियों के आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, जिसमें से आता है पहला, जैसे ऐसे कहें कि तृतीय संगम के अंतर्गत ललिने और नैथुंड के और कुरुथो के और पदिलुट पतु और पत्तु धातु
ऐसे कहें एतुकई, और ये सारे के सारे जो भी नाम है वो आपको उनको रीड आउट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि चिंतामणि आदि हैं इस काल के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है संगम काल में राज्य के प्रमुख अधिकारियों का आपको उल्लेख करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पुरोहित, प्रमुख ज्योतिषी, वैद्य, सेनापति, ये सारे के सारे ये कहते हैं प्रमुख, जो भी अपन कहें कि चाहे वहाँ के होम मिनिस्टर मानो, चाहे इनको फॉर्मर मिनिस्टर मानो, चाहे उनको पीएम मानो, ये कि यही थे। नेक्स्ट साथियों लेसन नंबर 10 हो जाता है। यहाँ से स्टार्ट हमारा गुप्त साम्राज्य, जिसको बारे में अपन चर्चाएं कर रहे थे, जिसमें आता है 173 से। श्रीगुप्त कौन था? तो श्रीगुप्त क्या है, यानी कि ये गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। इसका शासनकाल रहा था 240 से 280 ईस्वी के दौरान। नेक्स्ट आता है 74 भुक्ति, यानी कि गुप्त काल में साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था, जिन्हें भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति का शासक गोप उपरिक या उपरिक महाराज भोगिक आदि कहलाता था। नेक्स्ट आता है 175 रंकतवा वार, ठीक है। गुप्तकालीन अभिलेखों में दुर्गों एवं रंकता वार के उल्लेख मिलते हैं, जो कि सैनिक शिविर माना जाता था, ऐसे कहें कि आर्मी कैंप माना जाता था। नेक्स्ट है विष्टि, यानी कि विष्टि का अर्थ है बेगार। समकालीन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त काल में भी यह एक प्रकार का कर था, यानी कि टैक्स था। नेक्स्ट आता है महरौली का लौह स्तंभ, यानी कि यह स्तंभ कितना है, लगभग 24 फुट है, जो ऊंचा है, और इसका वजन है जो क्या है 6.5 टन के आसपास माना जाता है। इसके ऊपर आज तक यानी कि जर या ऐसे कहें कि जो जंग है वो आज तक नहीं लगी है। नेक्स्ट है अजंता। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ गुप्त चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट चित्र मिले हैं, ठीक है। अजंता और एलोरा की गुफाएं आपको ध्यान ये रखना है। आपके पास में कितने रुपए का नोट है जिसके ऊपर आपको ये देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, ठीक है। कितने रुपए के नोट के आपको देखने को मिलती हैं अजंता या एलोरा की गुफाएं। नेक्स्ट आता है समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन क्यों कहा जाता है, या ऐसे कहें कि जो नेपोलियन है उसकी भारत में किसको संज्ञा दी जाती है, समुद्रगुप्त को दी जाती है। लेकिन क्यों? समुद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत में अपनी वीरता और सैनिक शक्ति की धाक जमाई थी, ठीक है। और नेपोलियन की भांति वो क्या था कि एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। नेक्स्ट आता है आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में कुसुमपुर पटना में हुआ था। आर्यभट्ट भारत के फर्स्ट ऐसे कहें कि बीजगणितज्ञ माने गए थे, और उनकी रचना आर्यभट्टीय है, और जिसके गणित भाग में बीजगणित का वर्णन किया गया है। क्लियर हुआ? ठीक इसी क्रम में आता है 181 विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट का क्या योगदान है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए वो तो मैथ के माने जाते हैं, लेकिन साइंस के अंदर उनका क्या रोल है, ठीक है। तो आर्यभट्ट ने खोज की थी कि पृथ्वी गोल है और अपनी ध्रुव के ऊपर घूमती है। उसने दशमलव पद्धति की भी खोज की थी, ठीक है। वैसे इसका कहने का मतलब इजाद वगैरह बताते हैं। नेक्स्ट इसी क्रम में आता है गुप्त साम्राज्य जानने के 2 स्रोत बताइए। तो पहला है नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख, दूसरा है गया ताम्रपत्र अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, और चौथा है अरण अभिलेख। आप 4 में से 2 बताने, कोई भी लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है 183 समुद्रगुप्त द्वारा प्रचलित मुद्राएं क्या थी। जैसे कहें कि गुप्तकालीन 4 प्रकार की जो मुद्राएं थे उनका आपको नाम बताना है। जिसमें से है पहला ध्वजकारी प्रकार, दूसरा है धनुर्धारी प्रकार, तीसरा है पशुधारी प्रकार, और चौथा है अश्वमेध प्रकार। क्लियर? नेक्स्ट आता है 84 चंद्र कौन था। महरौली अभिलेख में उल्लेखित चंद्र का समीकरण अधिकांश इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त द्वितीय से किया है, जो कि प्रोफेसर गोयल ने चंद्र को समुद्रगुप्त माना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 185 उन 4 प्रांतीय शासकों के नाम बताइए जो सुदर्शन झील से संबंधित रहे हैं। इसमें से पहला आता है पुष्यगुप्त, दूसरा आता है तुषाशप, और तीसरा आता है सुविशाख, और चौथा आता है पर्णदत्त। क्लियर? नेक्स्ट इसी क्रम में आता है 186 स्कंदगुप्त द्वारा होड़ों पर विजय की जानकारी किन अभिलेखों से मिलती है। इसमें से 2 हैं, जैसे मान लीजिए भीतरी स्तंभलेख से, और दूसरा आता है जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट इसी क्रम में आते हैं 187 दशावतारों का मंदिर, ठीक है, वो किस काल का है और कहाँ पे है। तो दशावतार का जो मंदिर है गुप्त काल के अंदर है, या ऐसे कहें कि गुप्त काल का है, और कहाँ है, देवगढ़, जो कि मतलब कि यूपी का जो झांसी जिला है वहाँ पे है। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी और देवी चंद्रगुप्तम के जो लेख हैं उनके बारे में आपको बताना है, या ऐसे कहें कि उनके लेखकों के नाम आपको बताने हैं। जैसे मान लीजिए अष्टाध्यायी है तो उसका हो गया पाणिनि, और देवी चंद्रगुप्तम का क्या हो गया, विशाखा दत्त, ठीक है। इसी क्रम में अपन नेक्स्ट की ओर आगे की ओर बढ़ते हैं, और आता है हमारे पास में 189, ठीक है। कामसूत्र का लेखक कौन था, ठीक है। तो कामसूत्र का लेखक वात्स्यन था, बलिप्रकार से जानते हैं आप। नेक्स्ट आता है 190 जिसका है गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था। जैसे कहें कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो ऐसे कह सकते हैं कि किसके द्वारा स्टेबलाइज्ड है, ठीक है।
तो गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था। उसने महाराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है, और 275 से 300 ईस्वी के अंतर्गत उसका शासनकाल रहा था। नेक्स्ट इसी प्रकार से हमारे पास में आता है, वो क्या आता है साथियों, अथर्वव्यूह या उद्गाता कौन थी, वो आपको पहले बताया था। अथर्वव्यूह एक अरबी विद्वान था, उद्गाता एक यूरोपियन नाविक था। नेक्स्ट है, निम्न पुस्तकों के लेखकों के नाम बताइए, जैसे अष्टाध्यायी, राजतरंगिणी और पंचतंत्र। अष्टाध्यायी पाणिनि की है, राजतरंगिणी कल्हण की है और पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है, ठीक है। रेशम मार्ग क्या है? मध्य एशिया के वे मार्ग जिनसे चीन का रेशम सिंधु के डेल्टा पर स्थित बर्बरिकम के बंदरगाह पर पहुंचता था, वो रेशम मार्ग कहलाते थे, ठीक है। यानी कि इन दो जो जगह को जो मतलब कि जोड़ने वाला जो वे था, या ऐसे कहें कि जो रास्ता था, वो क्या कहलाता था? रेशम मार्ग कहलाता था। इन मार्गों के अतिरिक्त एक पुराना मार्ग दक्षिणी चीन से आसाम की ओर आता था, ठीक है। नेक्स्ट है 194, किस स्तंभ लेख से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, इसे किस विद्वान ने उत्कीर्ण कराया था? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, इससे समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और इसे हरिसेन ने उत्कीर्ण करवाया था। नेक्स्ट आता है, गुप्त काल में साहित्य की प्रगति का वर्णन कीजिए। यानी कि गुप्त काल था, उसमें साहित्य की जो लिटरेचर की जो प्रोग्रेस है, उसके बारे में आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है, वर्णन करना है। गुप्त काल में उच्च कोटि के अनेक महाकाव्य, खंड काव्य, नाटक, कथा, साहित्य, व्याकरण एवं कोश, धार्मिक एवं दार्शनिक कृतियों की रचना हुई। कुमार संभव, मेघदूत और अभिज्ञान, शाकुंतलम, मुद्रा राक्षस, पंचतंत्र, ठीक है, आदि इस काल की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट आता है 196, यानी कि गुप्तकालीन कला की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं, उनके बारे में आपको बताना है, वर्णन करना है। गुप्त काल में अनेक मंदिरों, गुफाओं, स्तूपों एवं मठों आदि का निर्माण हुआ था। गुप्त काल में निर्मित अधिकतर जो मूर्तियां थी, वो कैसे मानी जाती हैं? हिंदू देवी देवताओं से संबंधित है। और गुप्त काल में चित्रकला एवं संगीत कला का अत्यधिक विकास हुआ है। नेक्स्ट इसी क्रम में आता है प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख है, इसको समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने उत्कीर्ण करवाया था। इससे गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। क्लियर? ठीक, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 198, ठीक है। वो क्या कहता है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी और किस शासक के लिए? तो सबसे पहले लिखी थी हरिसेन ने, ठीक है। किसके लिए? समुद्रगुप्त के लिए। नेक्स्ट आता है गुप्त संवत का प्रवर्तन कब था और किसके द्वारा किया गया? तो इसका प्रवर्तन 320 ईस्वी में था और इसका जो प्रवर्तन था, किसने किया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट आता है 200, यानी कि 200 वाला जो क्वेश्चन है वो, समुद्रगुप्त की दक्षिणी राज्यों के प्रति नीति का नाम लिखिए। तो वो थी धर्म विजय, या ऐसे कहीं ग्रहण मोक्षानुग्रह की जो नीति थी वो। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास के किस महत्वपूर्ण शासक को शकारी कहा गया है, ठीक है। तो शकों पर विजय प्राप्त करने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय को, या ऐसे कहें कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शकारी कहा गया है। नेक्स्ट आता है कालिदास द्वारा रचित काव्य व नाटक ग्रंथ के नाम बताइए, ठीक है। ऐसे कहें कि कालिदास से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको आपको बतानी है। कालिदास गुप्तकालीन के प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं या रहे हैं। कालिदास ने जैसे रघुवंश, कुमार संभव, ऋतुसंहार, मेघदूत इत्यादि जो भी काव्य थे, इनकी रचनाएं की हैं। और कालिदास ने जैसे मान लीजिए ये कुछ नाम है आपके पास में, जैसे अभिज्ञान, शाकुंतलम, जो भी नामक ये नाटक हैं, इनकी इन्होंने रचनाएं की थी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रमुख विजयों का उल्लेख कीजिए। गणराज्यों का विनाश, शकों पर विजय, पूर्वी बंगाल पर विजय, पश्चिमोत्तर भारत पर विजय और दक्षिणापथ पर विजय है। नेक्स्ट है फाहियान, यानी कि फाहियान कौन था और कब आया था? तो फाहियान साथियों क्या था कि चीनी यात्री, ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि चाइना का एक कौन था, ट्रैवलर था, ऐसे कहें कि वो घूमने आया था, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया और उसने यात्रा विवरण से गुप्तकालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दशाओं का ज्ञान प्राप्त होता उसके द्वारा। नेक्स्ट है 205, गुप्त काल में प्रांत था, प्रांतपति को क्या कहते थे? गुप्त काल में प्रांत को भुक्ति, देश अथवा भोग कहते थे तथा प्रांतपति को गोप, उपरिक या उपरिक, महाराज, भोगिक आदि कहते थे। नेक्स्ट है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह को स्पष्ट कीजिए, ठीक है साथियों। तो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह है, उसको आपको स्पष्ट करना है, जिसमें क्या है कि यानी कि कोई भी जैसे उच्च जाति का व्यक्ति अगर अपने से नीची जाति की स्त्री से विवाह करता था तो उसे अनुलोम विवाह कहते थे, और जो भी यानी कि निम्न जाति की जो स्त्री, या ऐसे कहें कि जो पुरुष था, वो अपने से ऊपर वाली जाति की किसी भी स्त्री से विवाह करता था तो प्रतिलोम विवाह कहते थे, ठीक है। नेक्स्ट है नागभट्ट द्वितीय कौन था? तो नागभट्ट द्वितीय 805 से 833 तक इसका शासनकाल है।
जो कि वत्स राज के पुत्र तथा गुर्जर प्रतिहार राजवंश के चौथे राजा माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसी क्रम में 208, यानी कि विशाखा दत्त द्वारा रचित ग्रंथों या दो ग्रंथ हैं या ऐसे कहें कि दो नाटक हैं, उनके आपको नाम बताने हैं। जैसे मान लीजिए मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है साथियों, तो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट में अपन बातें करेंगे आपके गुप्तोत्तर काल से लेकर के आगे तक के लिए। ठीक है साथियों, तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा तथा अपने से छोटों को प्यार दीजिएगा। और आपको ये वीडियो देख करके कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आपकी राय है जो हमें जरूर साझा कीजिएगा। आपके एग्जाम तक के लिए शायद हम इन सभी चीज़ों को कवर अप कर लेंगे। तो ठीक है साथियों, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।